अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। किसी भी अमली तौर पे फिज़िकली इंटरफेरेंस किए बगैर पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर शटर डाउन हड़ताल का होना या बाज़ारों का बंद होना, ये पहली मरतबा हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं। बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं जावेद हाशमी साहब, उनका स्टेटमेंट पहले आप सुन लीजिए। वो ये कहते हैं, आज जो मैंने पहिया जाम हड़ताल देखी वो मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। भुट्टो दौर में हमने पहिया जाम हड़ताल की कोशिश की थी। कराची में एक ट्रेन को रोकते हुए 7 लोग अपनी जान धो बैठे थे। इस दफा ना तो कोई रोकने वाला था ना टोकने वाला। फिर भी अवाम ने रजाकाराना तौर पर खसूसन अंदरूने सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान भर में भरपूर शिरकत की है। इस्लामाबाद और पिंडी में हुकूमत को मेट्रो तक बंद करना पड़ी। बसंत के त्यौहार को सियासी ढाल बनाकर जो वसाइल इस एहतजाज को रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए, उनका जवाब भी इन्हें देना पड़ेगा। फिर भी नाकामी हुई। यूं लगा जैसे 8 फरवरी 2024 को अवाम ने बगैर किसी पोलिंग एजेंट, बगैर किसी इंतखाबी निशान इमरान खान के नजरिए को वोट दिया था। आज वही मंजर दोबारा दोहरा दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने सिमत दी और तहरीक इंसाफ के वोटर ने उस पर अमल किया। इस पर वो और कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जर्नैली टोले की हार हो चुकी है। अवाम ने उन्हें बैरकों में वापस भेजने का फैसला कर लिया है। सच्चाई छुप नहीं सकती। अब इन्हें जेल भरो तहरीक की डायरेक्शन देनी चाहिए। अवाम इन्हें मायूस नहीं करेगी। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल की कामयाबी पर जावेद हाशमी साहब जो हैं वो गवाही दे रहे हैं। इस पे जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और दीगर लोगों ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, जबर, फसाइयत और रियासती घुटन के इस तारीख माहौल में मुल्क भर में यौम स्याह और यौम सौक के मौका पर होने वाला शटर डाउन और शाम के वक्त निकाली जाने वाली मशल बरदार रैलियां इस अमर का दो टोक ऐलान कर रही हैं कि कौम बेदार हो चुकी है। और बहुत सारी चीजें और भी इन्होंने लिखी हैं। उन्होंने कहा, यह जिद्दोजहद किसी एक दिन, एक एहतजाज या एक मुतालबे तक महदूद नहीं है। ये एक मुसलसल शऊरी और असूली अज़म है। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वतन अजीज को इन घुस बैठी कुव्वतों, अवाम दुश्मन पॉलिसियों और आइन शिकन अनासर से मुकम्मल निजात नहीं मिल जाती। तो ये तहरीक चलती रहेगी। हम मैदान में मौजूद हैं, मुत्तहिद हैं और हर कीमत पर डटे रहेंगे। ये स्टेटमेंट जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने भी इस कामयाबी के ऊपर बात की है कि मैं कामयाब शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियों को मुबारकबाद देता हूं। मैं तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने मैंडेट पर डाका डालने वालों को आज एक दफा फिर पैगाम दिया कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज पूरे पाकिस्तान में लोगों ने अपने दिल से शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल में हिस्सा डाला। और भी इन्होंने बहुत सारी बातें की कि जो टोला मुसल्लत किया गया उसको मुस्तरद कर दिया। इसकी गवाही जो है वो दीगर कुछ लोगों ने भी दी है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के हाफिज अब्दुल्ला साहब वो गवाही दे रहे हैं कि बड़ी कामयाब हड़ताल थी। बहुत सारी जगहों पर मैंने साथियों से पूछा, कई जगह पे ऐसा हुआ कि दुकानें खुली, लेकिन ओवरऑल बहुत सारी जगहों पे दुकानें बंद भी हुई। देखिए, अगर आप ये कहें ना कि 50% खुली और 50% बंद हुई, तो इसके बावजूद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक दुकान भी बंद करने के लिए उन्होंने डंडे सोटे का या ताकत का या धमकी का या जलाओ घराओ का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कॉल दी और पाकिस्तानियों ने बंद कर दिया। ये बात बड़ी अलार्मिंग है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बहरहाल बसंत भी नाजरीन खत्म हो गई। बसंत को आपको पता है इसीलिए रखा गया था अर्ली, वरना बसंत नॉर्मली जो है वो मार्च के महीने में आती थी या फरवरी के एंड पे आती थी, लेकिन आगे रमजान भी आ रहा है, लेकिन एक हफ्ता आगे बसंत जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई। वजह यही है कि ये चाह रहे थे कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है उसके सामने बसंत को लाकर खड़ा करें और बसंत को एक ऐसी चीज के तौर पर पेश करें कि जनाब लोग तो इधर मसरूफ हैं तो कवरेज भी यहाँ पे हो जाए। इसमें कुछ हद तक कामयाब तो हुए हैं और बसंत लोगों ने मनाई भी है। लेकिन देखिए, कोई बसंत मनाए, कोई शादी करे, कोई कॉन्सर्ट में जाए, कोई रोजे रखे, कोई ईद मनाए, कोई कुर्बानी करे, कोई किसी मेले में जाए, कोई मैच देखने जाए, तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि लोग इमरान खान को भूल गए हैं। अगर किसी वक्त भी किसी के दिमाग में यह खुन्नास आता है कि वो इमरान खान को लोगों के दिमाग से निकालने में कामयाब हो गया है, तो मैं आसिम मुनीर साहब को कहता हूं कि आप अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिलाकर 1 महीने का टाइम लेकर जलसा कर लें, मोटरवे के ऊपर कर लें, ताकि किलोमीटरों में बंदे नाप लिए जाएं, और उसके बाद 24 घंटे आप इमरान खान साहब को दे दें और फिर आप दोबारा नाप लें मोटरवे को। आपको पता चल जाएगा। वहीं से अडियाला से निकालकर बाहर मोटरवे पे लेकर आए और इजाजत दें 24 घंटे की, फिर आप देखें पाकिस्तानी कैसे पहुंचते हैं हर तरफ से। तो अगर किसी के दिमाग में ये बात है ना कि इमरान खान को लोगों के दिमाग से कोई बसंत करके, किसी की शादी की वजह से या किसी के फंक्शन की वजह से या किसी और माहौल की वजह से या गाने बजाने की वजह से, कोई नई फिल्म लॉन्च होगी उसकी वजह से इमरान खान को लोगों के दिमाग से निकाल देंगे, ये नहीं होगा। रूटीन की चीजें चलती रहेंगी। और ये बसंत किसी के बाप का त्यौहार तो नहीं है, यानी ये बसंत तो एक त्यौहार है और जो लोग बहुत पहले से मना रहे हैं। मरियम नवाज पैदा भी नहीं हुई थी। मैं एक मियां असलम साहब थे, एक एडवोकेट हुआ करते थे, बहुत छोटे छोटे हम होते थे। वो बताते हैं कि वो नवाज शरीफ वगैरह के साथ उनके मोहल्ले में रहते थे अंदरून शहर में, और वो हमें बताया करते थे बहुत बचपन में कि जब हम पतंगबाजी करते थे तो अक्सर नवाज शरीफ साहब पिन्ना पकड़ के पीछे खड़े होते थे। वो उनका दावा था।
तो मियाँ साहब भी पतंगबाजी करते थे, शौकीन थे, लेकिन अभी मियाँ साहब की हालत क्या हो गई है, बड़ी पतली हालत है और शिकस्त उनके चेहरे पे दिखाई देती है। बहरहाल चरखियों के इस्तेमाल पे इन्होंने बंदे बुंदे पकड़ लिए काफ़ी। अच्छा, कुछ लोग बेचारे जाँ भाग भी हो गए, बेचारे फौत हो गए लोग बसंत की हादसात के अंदर। एक हमारे जर्नलिस्ट हैं वो भी फौत हो गए छत से गिर के, अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन चरखियों के इस्तेमाल पे ना मरीम नवाज ने खासतौर पे ट्वीट किया था कि चरखियों को इस्तेमाल नहीं करना, सख्ती से मना है, और इस इस्तेमाल की वजह से कोई बंदे बुंदे गिरफ्तार भी किए हुए हैं, बेचारे पुलिस स्टेशन में बंद किए हुए हैं। तो वीडियोज़ गर्दिश करी थी, हमजा शहबाज और ये अयाज सादिक ये चरखियों के साथ गुड़ियाँ उड़ा रहे थे। तो यहाँ पे तो नहीं कोई पकड़ता, अमीर आदमी को कोई नहीं पकड़ता, ताकतवर आदमी को कोई नहीं पकड़ता, जो हाथ डालता है गरीब आदमी पे डालता है, गरीबों के बच्चे पुलिस पकड़ के ले जाती है, और तो कुछ भी नहीं है। अब नाजरीन, आज के दिन में भी बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से कुछ केसेस लगे हुए हैं, उनकी अपीलें लगी हुई हैं। देखिए, एक तो अपीलें वो हैं जो इमरान खान साहब और उनके वकला या उनकी अहलिया अदालतों में करते हैं कि जनाब हमें आज़ादी दी जाए, हमें गलत सजाएं दी गई हैं, तो वो अपीलें करते हैं अपने फैसलों के खिलाफ। तो वो अपीलें तो लगती नहीं है हाई कोर्ट में, वो तो लगने नहीं देते, डोगर साहब को लाया इसलिए गया गालिबन। जो अपीलें इमरान खान साहब के खिलाफ की गई हैं वो अपीलें सारी की सारी लगा दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये बेंच नंबर 1 के अंदर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ये अपीलें सुनेंगे। इसमें जनाब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की एक अपील है पहले तो इमरान खान साहब के खिलाफ, और ये कहा गया जनाब कि इमरान खान साहब को जो जमानत दी गई है वो वापस ली जाए। फिर जो दूसरी अपील है वो बुशरा बीबी के खिलाफ है, वो भी यहीं पे लगी हुई है। फिर एक और अपील लगी हुई है, ये जिले इलेक्शन कमिश्नर जनाब यहां से भी एक अपील आई हुई है, वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ लगी गई हुई है। अच्छा, एक और अपील लगी हुई है इमरान खान साहब के खिलाफ, यानी अगर मैं गिनूं ना सारी, तो इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ आज के दिन में मुख्तलिफ चेयर नैब की जानिब से, दीगर इदारों की जानिब से, वो साइफर के मामले के ऊपर लेकर, यानी वो कमिश्नर इस्लामाबाद वाला मामला है, वो कर करा के कोई 8 और ये 9 10 11 अपीलें जो है वो यहां पे इन्होंने बताया कि लगी हुई है। और ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने इसको ट्वीट किया, ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो मामला चल रहे हैं वहां पे। देखिए, वो अपीलें सुनी जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन इमरान खान की अपील सुनने वाला कोई नहीं है। चले कर लें जो करना है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। नाज़रीन, जो अफसोसनाक सानिया हुआ इस्लामाबाद में, उस पर जो उलमा इकराम है वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद खुद कुछ धमाके के बाद हुक्मरान जनाजों में शरीक नहीं हुए। हुक्मरानों को शिरकत करनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें डर था कि लोग हमें बुरा भला कहेंगे और लोग ये कहेंगे कि तुमने दहशतगर्दी क्यों नहीं रोकी, तुम्हारी तवज्जो किस चीज़ पर है, और वहां पे ये बोल नहीं पाएंगे, तो इसलिए हुक्मरान शायद गए नहीं इन जनाजों में। बल्कि वहां एक आलमी दिन ये कह रहे थे कि जनाजों को इकट्ठा करते हैं और ये कहते थे कि जनाब सब इकट्ठे हो जाओ, और दहशतगर्दों को भी एक पैगाम जाता कि हम सारा मुल्क इकट्ठा है, और इतने सारे लोग शहीद हो गए हैं। वरना मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब जरूर इसके ऊपर एक ट्वीट कर देते या कोई स्टेटमेंट जारी कर देते, लेकिन मियाँ साहब ने नहीं किया। इसका मतलब है शायद मियाँ साहब को किसी ने बताया नहीं। न्यूयॉर्क के मेयर को पता चल गया, लेकिन मियाँ साहब को इसका पता नहीं चला। हालात इनके ये हो चुके हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब गए, ये जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस सो कॉल्ड हो रही थी, आसमा जहांगीर एक बहुत बड़ा नाम था ह्यूमन राइट्स का, जैसे आज एक बहुत बड़ा नाम ईमान मजारी का है। आसमा जहांगीर की बेटी कभी भी आसमा जहांगीर के नजरिए के ऊपर चलने में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो ईमान मजारी ने हासिल किया, जो मुकाम मारूंग बलोच ने हासिल किया, जो मुकाम सोहराब बरकत ने और बहुत सारे और लोगों ने, अहमद फरहाद ने जो मुकाम हासिल किया अपनी जिद्दोजहद से। तो यह है आसमा जहांगीर का रास्ता। लेकिन आसमा जहांगीर के वारसों ने आसमा जहांगीर का जो उनके उसूल है उनका सौदा किया, ऐसा लगता है सौदा किया है आसमा जहांगीर के वारसों ने, जैसे बादशाह खान के वारसों ने बादशाह खान के उसूलों का सौदा किया, बिल्कुल वैसे ही किया। अब राणा सनाउल्लाह साहब को बुला लिया जनाब तकरीर करने के लिए वहां पे, जो आजकल फस्तायत की अलामत बने हुए हैं। राणा सनाउल्लाह पे जब जुल्म हो रहा था ना, तो मैंने बड़ी आवाज उठाई थी, राणा साहब शुक्रिया भी करने आए थे। तो मैंने राणा साहब से कहा था कि राणा साहब कभी के दिन लंबे और कभी की रातें। अब जब राणा साहब की बारी आई तो राणा साहब जुल्म वाली साइड पे जाके खड़े हो गए और मजलूमों को कुचलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कुछ नहीं सीखा, जो उनके ऊपर फौज ने जुल्म किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, उससे उन्होंने कुछ नहीं सीखा। राणा सनाउल्लाह साहब ने खिताब शुरू किया तो लोगों ने शेम कहा उन्हें। लोगों ने राणा सनाउल्लाह ने जैसे ही जबरी तौर पर गुमशुदगियों की बात शुरू की तो लोगों ने शट अप इस तरह से आवाजें लगाई, और उसके बाद हॉल खाली होना शुरू हो गया। राणा सनाउल्लाह साहब वहां खड़े होकर कह रहे थे कि जी आप लोग इसी वजह से एक्सपोज होते हैं, आप लोग अपनी दफा बात करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। क्या बात सुने आपकी राणा साहब, आप रोजाना जबरी तौर पर गुमशुदगियां करवा रहे हैं। फिर राणा साहब ने दहशतगर्दी के वाकयात के साथ जबरी गुमशुदगियों को जोड़ने की कोशिश की। तो मुझे यह बताएं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जिन लोगों को जबरी तौर पर लापता किया गया, उन्होंने कौन से दहशतगर्दी के वाकयात किए थे? जिन लोगों को जबरी तौर पे लापता करके, यानी आप मुझे बताएं ना, उस्मान डार ने कौन सी जबरी तौर पे लापता जब उसे किया गया तो उसने कौन सी दहशतगर्दी की थी? मुझे बताएं कि फरूख हबीब ने कौन सी दहशतगर्दी की थी? मुझे बताएं कि उमर डार ने कौन सी दहशतगर्दी की थी? मुझे बताएं कि इंतजार हुसैन पंजूटा ने कौन सी दहशतगर्दी की थी? सबसे बढ़ के मुझे बताएं कि शेख रशीद ने कौन सी दहशतगर्दी की थी? समी इब्राहिम ने कौन सी दहशतगर्दी की थी? आफ्ताब इकबाल ने कौन सी दहशतगर्दी की थी? और या मकबूल जान साहब ने कौन सी दहशतगर्दी की थी? अहमद फरहाद साहब ने कब दहशतगर्दी की है? मुझे बताएं ना आप।
बेशुमार आपने तहरीके इंसाफ के कारकुनों को, जर्नलिस्टों को, शायरों को आपने उठा के उन्हें जबरी तौर पर लापता किया। इन्होंने कौन सी दहशतगर्दी की थी? तो राणा सनाउल्लाह साहब, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। गलत गलत ही होता है, चाहे दौर किसी का भी चल रहा हो। हालात इनके ये हो गए हैं कि इनके अपने चहीते, इनकी अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो इनके अपने लोगों के कंट्रोल में थी, वहां लोग राणा सनाउल्लाह का बाइकआउट करके जा रहे थे। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि कल तक ह्यूमन राइट्स के नारे लगाने वाले आज जब ह्यूमन राइट्स के लोग बैठते हैं तो वो उनको सुनना भी नहीं चाहते, उनके साथ बात भी नहीं करना चाहते। अब नाज़रीन, जरा आसिम मुनीर साहब का जो इस वक्त का प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप आ जाएं। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंसानी हकूक के मामलात में आसिम मुनीर साहब को किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। जब तक बैनुल अक़वामी तौर पर वो रेलिवेंट है और जब तक आलमी ताकतों का आशीर्वाद उनको हासिल है, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं। कोई मारा जाता है, कोई अगवा होता है, कोई गिरफ्तार होता है, किसी पे टॉर्चर होता है, किसी के साथ जुल्म होता है, वो ये करवा सकते हैं। उन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं है क्योंकि उन्हें आलमी कुव्वतों का आशीर्वाद हासिल है। लेकिन ये हाथ हमेशा डिक्टेटरों के सर पे रहते नहीं है। बाद में डिक्टेटर्स हाथ मलते रह जाते हैं और बाद का उन्हें यह मौका भी नहीं मिलता। तो ये हाथ हमेशा उनके सर के ऊपर रहना नहीं है। देखिए, ये ह्यूमन राइट्स का मामला नहीं है उनका, उनके दीगर 3 मामला हैं जिनमें ये लोग फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह। उनमें पहला बड़ा मामला है मईशत का। इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया। देखे ना, ह्यूमन राइट्स के मामले में अमेरिका इनको थोड़ा सा रूम दे देता है। ठीक है यार, चलाओ, जैसे काम चल रहा है रखो अंदर, इमरान खान को भी, लोगों को भी अंदर रखो, औरतों पे, बच्चों पे भी जुल्म करो, चलाओ काम, कत्ल भी कर दो किसी को, कोई बात नहीं। लेकिन जब मईशत पे बात आती है तो पैसे कोई आपको नहीं देता ऐसे ही। कब तक देगा? और जो भी पैसे देगा वो आपको ये तय करके देगा कि उसके बदले में आप उसे क्या देंगे। तो मईशत ये नहीं संभाल पाए। इनका सबसे बड़ा इशू मईशत है और मईशत ठीक नहीं होगी जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और सियासी इस्तेहकाम इमरान खान के बगैर आसिम मुनीर साहब कुछ भी कर लें इस मुल्क में नहीं ला सकते। उन्होंने बहुत कुछ करके देख लिया, जितना किया उससे ज्यादा करके देख लें, नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और तब तक माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। फिर दूसरा एक बड़ा मसला जो सीरियस है इनके लिए, एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर के लिए, वो दहशतगर्दी का है। किसी भी हुकूमत पे इल्जाम लगाएं, किसी भी पार्टी पे इल्जाम लगाएं, किसी भी मुल्क पे इल्जाम लगाएं, कुछ भी करें, ये मसला इन्हीं के गले आके पड़ेगा। क्योंकि दहशतगर्दी से लड़ना भी इन्हीं को पड़ेगा और इसका मलबा भी इन्हीं पे गिरेगा, क्योंकि सारे ऑपरेशन इन्होंने किए और पॉलिसियां इन्होंने बनाई हैं। तो ये एक बड़ा संजीदा और अहम मसला इनके गले पड़ा हुआ है। 2, एक मईशत, एक दहशतगर्दी, और तीसरा अवाम से बढ़ते हुए फासले। एक बेचैनी अदारे के अंदर भी होती है ना कि हम कुर्बानियां भी दे रहे हैं, मार भी खाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो लोग हमसे फासले क्यों बढ़ रहे हैं? भी गलत पॉलिसियों की वजह से बढ़ रहे हैं। जब आपके बड़े गलत पॉलिसी बनाएंगे तो लोगों से आपके फासले बढ़ जाएंगे। ये पहली दफा तो नहीं हो रहा, माजी में भी होता रहा है, अब फिर हो रहा है। हो सकता है मुस्तकबिल में अगर पॉलिसीज ठीक हो जाएं और अपने काम से काम रखें और आईनी हुदूद में वापस चले जाएं तो शायद ये मामला ठीक हो जाए। लेकिन अवाम से बढ़ते हुए फासले भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और मईशत की हालत यह हो गई है कि इस वक्त एक नया डाटा आया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे मैं पढ़ रहा था कि पहले हर 1000 पाकिस्तानियों में से 18 पाकिस्तानियों के पास गाड़ी होती थी और अब हर 1000 पाकिस्तानी में से सिर्फ 11 पाकिस्तानियों के पास गाड़ी होती है। ये इतना फर्क पड़ गया है, 7 बंदे बीच में निकल गए 18 में से। यानी अगर आप इस फर्क को देखो 40% का फर्क पड़ गया। इतनी लोगों की बुरी हालत हुई है गुज़िश्ता चंद सालों में जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और ये कहते हैं हम ऊंची उड़ान कर रहे हैं। मैंने ना एक तस्वीर देखी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई देख के। एक डिक्टेटर था परवेज मुशर्रफ, उसकी कब्र के ऊपर उसकी बीवी खड़ी थी अकेली। मुशर्रफ के इंतकाल का दिन था और पूरी कौम में से कोई नहीं आया। मैंने वहां फौजी वजी भी नहीं देखे। वो अपनी एक मुलाजमा के साथ डिक्टेटर की बीवी खड़ी थी। ये हालत होती है डिक्टेटरों की। कल वालों की भी ये हालत हुई, आने वालों की भी यही हालत होगी और आज वालों की भी यही हालत होगी। जो जो हलफ तोड़ेगा, आइन से गद्दारी करेगा, तनहा हो जाएगा। आज तो मुशर्रफ के लिए उसकी वाइफ आई है ना उसकी कब्र पे, कल पता नहीं कौन आएगा या कोई आएगा भी या नहीं आएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।